जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है बड़े स्तर पर चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग बिना समय गवाए आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट है 6 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 5 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है बच्चों 3 वर्ष और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है बच्चों? 6 वर्ष होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। इसका विघटन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। और विघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष इसमें क्या होता है? प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य निष्कासित होते रहते हैं और इनकी जगह नए आ जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य निष्कासित होते रहते हैं। क्लियर है बच्चों? निष्कासित होते रहते हैं। अब जब इसमें होता क्या है कि दूसरे वर्ष पर 1/3 सदस्य चले जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो इस वजह से इसका कभी भी विघटन नहीं होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है बच्चों। क्लियर है? 5 वर्ष की बात की जाए तो लोकसभा के सदस्य, क्लियर है बच्चों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्लियर है बच्चों? 3 वर्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का होता है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का होता है। क्लियर है बच्चों? किसका होता है 3 वर्ष? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर है बच्चों? इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अब 3 वर्ष होता है, पहले ज्यादा होता था इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आपात भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है? इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी आपातकालीन व्यवस्था है जो आज तक भारत में लागू नहीं हुई है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आपके सामने राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सेकंड है वित्तीय आपात, ऑप्शन थर्ड है राष्ट्रपति शासन और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकंड, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात एक ऐसी आपातकालीन व्यवस्था है जो आज तक हमारे देश में कभी भी लागू नहीं हुई है। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात के बारे में अनुच्छेद 352 बताता है। क्लियर है बच्चों? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया जाता है। वित्तीय आपात की बात की जाए बच्चों तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 से संबंधित है। और यदि बच्चों राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 365 दोनों के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत तब लगता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। कब लगता है बच्चों? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। क्लियर है बच्चों? किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस समय लगता है विफल हो जाता है। क्लियर है? और अनुच्छेद 365 में क्या होता है? जब केंद्र द्वारा कोई योजना लाई गई थी और उसे राज्य लागू नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन
लग जाता है। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है और वित्तीय आपात आज तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है? क्लियर है बच्चों? कितने जोनों में विभाजित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकंड 4 जोन, ऑप्शन थर्ड 6 जोन और ऑप्शन 4 7 जोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। भारत के जो भूकंप जोन है वो 4 है। क्लियर है? कितने हैं? 4 है। पहले 5 हुआ करते थे लेकिन अब 4 हैं। क्लियर है बच्चों? भारत में कितने भूकंप जोन हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है साल, ऑप्शन सेकंड है खैर, ऑप्शन थर्ड है बबूल, ऑप्शन 4 है शीशम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है खैर। कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बच्चों, हमें हमेशा नहीं पर ध्यान देना है, क्योंकि नहीं एक ऐसी समस्या है कि जो क्वेश्चन आता है लेकिन उसके बावजूद भी गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है उकाई नहर परियोजना गुजरात में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। बच्चों, चौथा ऑप्शन है जवाई परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन 4 है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। क्लियर है बच्चों? जवाई परियोजना तमिलनाडु में न होकर यह राजस्थान में स्थित है। क्लियर है बच्चों? राजस्थान में है। क्लियर है? और जवाई नदी पर है और यह राजस्थान में स्थित है। घाट प्रभा नहर परियोजना घाट प्रभा नदी पर ही कर्नाटक में स्थित है। उकाई नहर परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। बच्चों, पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में ही है। और नीरा नहर परियोजना नीरा नदी पर है, जो कृष्णा की सहायक नदी, और ये महाराष्ट्र में ही है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहां पर है या कहां से है? ऑप्शन फर्स्ट है हरिद्वार में है, ऑप्शन सेकंड है बरेली में है, ऑप्शन थर्ड है नरोरा में है और ऑप्शन 4 कानपुर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है नरोरा में है। कहां पर है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा से है। क्लियर है? और ये नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बच्चों? बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर के पास ही नरोरा है और नरोरा में एक परमाणु रिएक्टर भी है बच्चों। क्या है? परमाणु रिएक्टर भी है, पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु रिएक्टर है जो नरोरा में ही स्थित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिव समुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु में, ऑप्शन सेकंड है केरल में, ऑप्शन थर्ड है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन 4 है बच्चों कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम जो परियोजना है यह कर्नाटक में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। क्लियर है बच्चों? बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सेकंड है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन थर्ड है केसी राव, ऑप्शन 4 है राजकृष्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सेकंड MS स्वामीनाथन को बच्चों भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर है बच्चों? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। उनमें से
एक आपके एम.एस. स्वामीनाथन भी हैं। क्लियर है बच्चों। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया है और 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था, उनमें से एक एम.एस. स्वामीनाथन है। नॉर्मल बोल की बात की जाए बच्चों तो यह विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता है। क्लियर है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता है। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता है। क्लियर है बच्चों। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं विश्व में। क्लियर है। और आप सब लोग जानते हो कि नॉर्मल जो बोल लोग हैं ये वैसे मैक्सिको के हैं। अमेरिका भी लिखा जाता है क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो हम लोग कह देते हैं कि अमेरिका, या तो आज लिखा मिल जाएगा अमेरिका महाद्वीप के हैं। क्लियर बच्चों। अमेरिका के हैं और अगर इसमें भी पूछा जाए तो अमेरिका के मैक्सिको को हैं। क्लियर है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको एक देश है और नॉर्मल वो लोग वहीं के थे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है बच्चों गुजरात और ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है। कॉफी का सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटक में ही होता है। क्लियर है बच्चों। कर्नाटक में कॉफी के साथ साथ सूरजमुखी का भी होता है। सूरजमुखी का भी सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटक में ही बच्चों होता है। केरल की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि यह मसालों के लिए अधिक फेमस है। किसके लिए? यह मसालों के लिए अधिक फेमस है। गुजरात की बात की जाए बच्चों तो यह यहाँ पर मूंगफली का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। क्लियर है। मूंगफली का यहाँ पर सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कई चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे गन्ना। क्लियर है बच्चों। अब दूध में अगर आपको पता हो तो कुछ समय पहले राजस्थान ऊपर आ गया था पहले नंबर पर। क्लियर है। गन्ना, दूध, गेहूं इन सभी के प्रोडक्शन और इसके अलावा खाद्यान्न के भी, टोटल खाद्यान्न के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है बच्चों। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने इसलिए बताया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की ही पुलिस का एग्जाम यूपी पुलिस वाला होने वाला है और हमें उम्मीद रहती है कि उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफिकल बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड, इकोनॉमिक बेस्ड, वो सब उत्तर प्रदेश को रिलेटेड करके ही आएंगे। और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कि ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का भले होता है लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस उससे कुछ न कुछ वो अटैच होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तातीपाका तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? क्लियर है बच्चों। तो ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सेकंड है गुजरात में, ऑप्शन थर्ड है असम में और ऑप्शन 4 है मुंबई में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधक कारखाना है। गुजरात का एक काफ़ी फेमस है कोयली। बहुत पूछा जाता है कि कोयली क्या है, तो कोयली भी एक तेल शोधक कारखाना है। क्या है? कोयली भी एक तेल शोधक कारखाना है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में बच्चों स्थित है। क्लियर है। असम की बात की जाए तो असम में एक तो डिब्रूगढ़ है, आप सब लोग जानते हो असम में डिब्रूगढ़ है असम का, और एक नुमाली खाता है। क्लियर है। नुमाली खाता है, ये भी असम में है। क्लियर है बच्चों। और मुंबई के पास एक मुंबई हाई है, वो मुंबई से खैर तट में समुद्र में है और मुंबई से काफ़ी दूर है, मुंबई हाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा को बच्चों हम लोग एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। क्लियर है। अब तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा तेजाबी वर्षा क्या होती है, एसिड रेन होती है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन थर्ड है ओजोन के कारण और ऑप्शन 4 है नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों जो एसिड रेन होती है
एसिड रेन का जो कारण होता है वो सल्फर और नाइट्रस के ऑक्साइड ही होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि तेजाबी वर्षा एसिड रेन के कारण ही, जैसे आपका विश्व प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल। मेरा कहने का मतलब यह है कि विश्व प्रसिद्ध कई ऐसे स्थल हैं जो सफेद संगमरमर के बने हुए हैं, वो तेजाबी वर्षा के कारण पीले पड़ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल जो पीला पड़ गया था उसका कारण क्या था, तो एसिड रेन या तेजाबी वर्षा थी, क्योंकि तेजाबी वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड आते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो गोताखोर होते हैं आपने देखा होगा कि उनके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है, तो हम ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि वो सामान्यतः ऑक्सीजन का होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें एक गैस और मिश्रित होती है, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है हीलियम और ऑप्शन 4 है अमोनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है हीलियम। क्लियर है। हीलियम ही गोताखोरों द्वारा जो सिलेंडर लगाया जाता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही मिश्रित होता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीली ज्वाला के साथ जलती है। क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन के साथ, ऑप्शन सेकंड है हाइड्रोजन के साथ, ऑप्शन थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और ऑप्शन 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जितने भी ये तेल शोधक कारखाने होते हैं, जैसे मथुरा में हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो किसी भी तेल शोधक कारखाने के पास से आप गुजरते होंगे तो ऊपर उसमें एक ज्वाला सी जलती रहती है, और वह ज्वाला जो होती है वह आपने देखा होगा कि उसमें नीली भी होती है, वो नीली टाइप की भी लगती है। या आपने वो नहीं देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी जो वाहन होता है उसमें बहुत तेज रेस मारने पर उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है तो उसमें भी कभी कभी ज्वाला निकलती है, और वह नीली ज्वाला ही होती है। और उस ज्वाला के पीछे जो कारण होता है बच्चों, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बिहार, ऑप्शन सेकंड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन थर्ड है केरल और ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और पश्चिम बंगाल बच्चों, ये जो बिहार है ये पहले नंबर पर जनसंख्या घनत्व के मामले में, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है बच्चों, केरल तीसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित धर्म समुदाय है। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी, आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद तो अभी तक जनगणना हुई नहीं है, ना उसके आंकड़े आए हैं। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो सबसे शिक्षित धर्म था, जैसे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, आप सब लोग जानते हो कि जब जनगणना की जाती है तो सारे व्यक्तियों की ही जनगणना की जाती है, उसमें कोई भी धर्म का हो सबकी की जाती है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो शिक्षित समुदाय था वो कौन सा था। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बच्चों जैन धर्म, ऑप्शन सेकंड है ईसाई धर्म, ऑप्शन थर्ड है बच्चों हिंदू धर्म और ऑप्शन 4 है मुस्लिम धर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित धर्म था, और ईसाई धर्म बच्चों दूसरे नंबर पे था। सबसे अधिक जो शिक्षित धर्म समुदाय थे 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें पहले नंबर पर जैन धर्म था और दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म था। क्लियर है बच्चों। और एक बात तो बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही जैन धर्म समुदाय की जनसंख्या सबसे कम थी। इस समुदाय की जनसंख्या सबसे
कम थी। क्लियर है बच्चों, इस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम थी। क्लियर है बच्चों, इस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम थी। कौन से समुदाय की? जैन धर्म की। क्लियर है, सबसे कम थी। जैन समुदाय की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार ही। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर आ गया नहीं। ये एक बीमारी है, ये मान लो कि जहां पर तुमने यह थोड़ी सी चूक की और क्वेश्चन का बंटाधार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बुक्सा बिजनौर। ये एक तरफ जनजाति है बच्चों, बुक्सा जनजाति है, बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड है चेरो जनजाति है, सोनभद्र में पाई जाती है। ऑप्शन थर्ड है महिगीर जनजाति है, बिजनौर में पाई जाती है। और ऑप्शन फोर है सहरिया जनजाति है, सोनभद्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है बच्चों, सहरिया जनजाति सोनभद्र में न पाके ये ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर, ललितपुर में ही सहरिया जनजाति पाई जाती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रेडियो कार्बन विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या था? बच्चों, एक रेडियो कार्बन पद्धति होती है, उसके द्वारा आयु ज्ञात की जाती है, पुरानी आयु ज्ञात की जाती है कि ये कितने वर्ष पुराना है। क्लियर बच्चों। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार ही उन्होंने सिंधु सभ्यता का समय पूछा है कि यह बात उसमें जानने का प्रयास किया गया है कि सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी थी, रेडियो कार्बन पद्धति ने कितनी पुरानी उसको बताया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है बच्चों 2350 से 1750। ऑप्शन सेकंड है 2500 से 1500। ये बीसी है सब बच्चों, बीसी बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है। 3250 बीसी से 2750 बीसी। और ऑप्शन फोर है 2800 बीसी से 2500 बीसी। तो क्लियर है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है। रेडियो कार्बन पद्धति की यदि बात की जाए तो इसने यह बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है वो लगभग 2350 बीसी से 1750 बीसी तक थी। क्लियर है। और 2500 से 1500 अगर बीसी की बात की जाए तो ये व्हीलर ने बताया था। मार्टिन व्हीलर थे, एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया। मार्टिन व्हीलर के अनुसार जो सिंधु सभ्यता है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी पुरानी थी। क्लियर है। यदि 3250 बीसी से 2750 बीसी की यदि बात की जाए बच्चों तो यह वैसे सबसे ज्यादा मान्य मत भी है और यह जॉन मार्शल का है। किसका है बच्चों? जॉन मार्शल का है और सबसे ज्यादा यह मान्य भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे मान्य मत कौन सा है तो जॉन मार्शल ने एक तिथि बताई थी कि यह 3250 बीसी से 2750 बीसी पुरानी है। तो जॉन मार्शल ने बताया था और यह सही भी मानी जाती है। 2800 बीसी से 2500 बीसी की यदि बात की जाए तो ये मैके महोदय ने बताया था। क्लियर है बच्चों, मैके महोदय ने बताया था कि सिंधु सभ्यता है वो 2800 से 2500 बीसी पुरानी है। क्लियर है बच्चों। और 2350 से 1750 एक तो रेडियो कार्बन विधि है और एक और थे डीपी अग्रवाल। क्लियर है बच्चों, किसने? डीपी अग्रवाल साहब ने भी यह बताया था कि सिंधु सभ्यता 2350 से लेकर 1750 बीसी पुरानी है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, यह किसने बताया था? मेरे बच्चों, आर्य हम लोग एक सीरीज चालू हो रही है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्य हैं वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है, ऐसे समझो। तो इनके बारे में यह बताया जाता है कि आर्यों के बारे में अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि आर्य यहीं भारत के निवासी थे, कुछ बताते हैं कि यह दूसरे देश से आए थे, यहाँ पर आक्रमण किया था। तो वैसे ही विभिन्न इतिहासकारों ने इनके बारे में अलग अलग मत दिया है। तो इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी ध्रुव इनका निवास स्थान था, यह किसने बताया कि ये उत्तरी ध्रुव पर रहते थे और वहां से ये आए थे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन सेकंड है पंडित बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर LD कल्ला हैं।
डॉक्टर LD कल्ला हैं और ऑप्शन 4 है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ही उत्तरी ध्रुव को आर्यों का निवास स्थान बताया था। क्लियर है बच्चों। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की तो आप सब लोग जानते हो इनका एक प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं, इन्होंने भी आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। तो इन्होंने बताया था तिब्बत। क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो पहले तिब्बत में ही रहते थे। डॉक्टर LD कल्ला साहब की यदि बताया जाए तो इन्होंने कश्मीर व हिमालय का क्षेत्र बताया। कश्मीर व हिमालय का क्षेत्र बताया। इन्होंने बताया था कि जो आर्य थे वह कश्मीर व हिमालय में रहते थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने बताया सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बताया था? सप्त सैंधव प्रदेश किसने बताया है? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया है कि जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे? वो सैंधव प्रदेश में रहते थे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब यह है कि ऐसा स्थान जो 7 नदियों से संबंधित था, जिसमें कुर्मू, काबुल, आपको अगर पता हो तो पुरुषनी या रावी, अस्कनी या चिनाब, सतलज या सतुद्री, ये 7 नदी थी। वहाँ के आसपास जो लोग रहते थे वहाँ आर्य रहते थे, ऐसा डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी ने बताया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? क्लियर है बच्चों। ऑप्शन 1 है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है यजुर्वेद, ऑप्शन 3 है सामवेद और ऑप्शन 4 है बच्चों अथर्ववेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद एक ऐसा मात्र अकेला ही वेद है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्राह्मण है और वो है गोपथ ब्राह्मण। क्लियर है बच्चों। अगर बात की जाए इनकी तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण था। ऐत्रेय और कौशितकी थे, ऐत्रेय ब्राह्मण था। यदि सामवेद की यदि बात की जाए तो सामवेद का जो फेमस इसका ब्राह्मण है वो जैमिनी ब्राह्मण है। क्लियर बच्चों। इसका क्या है? जैमिनी ब्राह्मण है और छंदोग्य उपनिषद है। इसका सामवेद का है जैमिनी। क्लियर है। क्या है? जैमिनी भी है। और अगर बात की जाए आपको बच्चों तो इसमें गोपथ ब्राह्मण किसका है? तो वो अथर्ववेद का है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लियर है बच्चों। कौन सुमेलित नहीं है? फिर नहीं आ गया। ये मैं आपको बता दूं, एक तरफ महाजनपद दिए गए, दूसरी तरफ इनकी राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और कुरु की राजधानी पावापुरी थी। इसमें क्या पूछा गया है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बच्चों इसमें से 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। और कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 4 कुरु पावापुरी। कुरु की जो राजधानी थी बच्चों वो इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर है। इंद्रप्रस्थ थी। क्लियर है बच्चों। और जो पावापुरी जो राजधानी थी वो मल्लगढ़ राज्य की थी। किसकी थी? मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी पावापुरी। क्लियर है बच्चों। बाकी इसमें तीनों सुमेलित हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्लियर है बच्चों। आज का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी शानदार था और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है इसे ऐसे ही बना के रखें। और मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं और पूरा 100% मैं अपना प्रयास देता रहूंगा जब तक एग्ज़ाम होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूटी रखते हो तो इस सीरीज में से 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम फंसने की उम्मीद रहेगी। कुछ ऐसे करंट हैं तो करंट के क्वेश्चन में और एक सीरीज में लेकर आऊँगा आपके लिए। क्लियर है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।